मूविंग फॉरवर्ड, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि हम हाइड्रोजन की पोजीशन को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो हाइड्रोजन हमें फर्स्ट ए ग्रुप के बिल्कुल टॉप पर नजर आता है, लेकिन हाइड्रोजन की ये पोजीशन ठीक नहीं है क्योंकि ये अपने ग्रुप के यानी ग्रुप फर्स्ट ए के मेंबर्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज परफेक्टली मैच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ग्रुप फर्स्ट ए के टॉप पर मिलता है। तो अब सवाल ये है कि अगर पोजीशन हाइड्रोजन की यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर हम इसे प्लेस कर सकते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप के अलावा भी ऐसे दो ग्रुप्स हैं जहां पर हाइड्रोजन की पॉसिबल पोजीशन हो सकती है, हाइड्रोजन वहां पर भी प्लेस किया जा सकता है। वो कौन से ग्रुप है? वो है ग्रुप 4A, इसके बिल्कुल टॉप पर हाइड्रोजन प्लेस किया जा सकता था, और इसके अलावा ग्रुप 7A, इसके भी टॉप पर हाइड्रोजन प्लेस किया जा सकता था, क्योंकि यही कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ग्रुप फर्स्ट ए, 4A और 7A शामिल हैं। इनके साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा मिलती हैं। तो हमने इसी चीज को डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किस ग्रुप के साथ ज्यादा मिलती हैं और किस ग्रुप के साथ कम मिलती हैं। तो हाइड्रोजन की हर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो अब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने उन सिमिलैरिटीज को स्टडी करना है और डिफरेंसेस को स्टडी करना है हर ग्रुप के मेंबर्स के साथ। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम सबसे पहले ग्रुप 1A से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। पहली सिमिलर प्रॉपर्टी ये है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स को अगर हम देखें तो उनके भी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मिसाल के तौर पर लिथियम का हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लिथियम में देखें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एल शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल शेल जो है वही इसका वैलेंस शेल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह सोडियम को देखें तो सोडियम में के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका वैलेंस शेल है। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक ही वैलेंस शेल है, एक ही शेल है, यही वैलेंस शेल है और इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये सब एलिमेंट्स अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और अगर हम इसकी इक्वेशंस लिखें तो देखें, इस ग्रुप 1A के बाकी मेंबर्स को देखें तो ये सब इस तरह से, लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इस तरह से सोडियम भी, पोटेशियम भी, और हाइड्रोजन को भी अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो ये थी पहली सिमिलैरिटी। अगली सिमिलैरिटी देखते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स जो इस ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि उस हाइड्रोजन को तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना। तो ये सब एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये सारे अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होने की, और हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजेंस को हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि सोडियम कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम अल्कली मेटल है इस ग्रुप का। तो देखें जब ये कंबाइन होते हैं तो ये NaCl, जिसको हम नमक की सूरत में जानते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी इस हेलोजन के साथ कंबाइन होकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, और ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है इसके साथ कंबाइन होने की। तो ये थी दूसरी सिमिलैरिटी। तो नेक्स्ट सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर टू अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इन वाटर। तो अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। हाइड्रोजन भी ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है कि जब हम उनको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर NaCl की बात करें तो NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव आयंस देता है और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस देता है। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी जब पानी के साथ कंबाइन होता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जब पानी के साथ कंबाइन होता है, डिसॉल्व होता है, तो उसमें ये पोटेशियम पॉजिटिव आयंस देता है और क्लोरीन नेगेटिव आयंस देता है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे HCl को हमने पानी में डिसॉल्व किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो इसमें ये H पॉजिटिव आयंस देगा और क्लोरीन नेगेटिव आयंस देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स वाटर के साथ डिसोसिएट हो रहे हैं, और ये एक सिमिलर प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो इसी के साथ हमने ग्रुप 1A के साथ 3 सिमिलैरिटीज को डिस्कस कर लिया। अब हम हाइड्रोजन के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे ग्रुप 1A के साथ। तो पहला डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल इन ट्रू सेंस। इस पूरे ग्रुप के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को देखें
तो इस पूरे ग्रुप में सिवाय हाइड्रोजन के बाकी सब मेटल्स हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इनका। उसके बाद दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरे डिफरेंस पे हम ये देखेंगे, चूंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करेगा, जबकि दूसरे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो चूंकि मेटल्स हैं, और हमें पता है मेटल्स की खासियत ये होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से रिमूव कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये होगी दूसरा डिफरेंस हो गया इसका। हाइड्रोजन रिमूव तो करता है लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में करता है, वो जल्दी से रिमूव नहीं करता है, जबकि लिथियम और सोडियम वगैरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये सब जल्दी कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, अनलाइक अल्कली मेटल्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। अब इस बात का क्या मतलब है? हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस किस तरह से एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनती है, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। लेकिन अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स को कभी भी हम इस तरह से डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हम Li2 नहीं लिखेंगे, हम Na2 नहीं लिखेंगे, K2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनका इस तरह से मॉलिक्यूल ही नहीं बनता जिस तरह से हाइड्रोजन का बनता है दो हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये भी एक डिफरेंस हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन के तीन डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप डिस्कस करते हैं जो कि हमारा हेलोजेंस का ग्रुप है। हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ द हेलोजेंस। अब हमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन एक गैस है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह से जो हेलोजेंस हैं वो भी सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ द हेलोजेंस एंड एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म। ये इनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी हम देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और इनमें से किसी एक हेलोजन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और हाइड्रोजन का भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेते हैं कहीं से भी तो इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रोजन के केस में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है एल शेल। एल शेल के अंदर हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 तो इसके पास पहले ही होते हैं, लेकिन इसे 8वां कहीं से चाहिए होता है, और जैसे ही 8वां इसे मिलता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये इन दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और अगर हम बाकी हेलोजेंस को भी देखें तो उनमें भी यही सिमिलर प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये एक सिमिलर प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं एज रिक्वायर्ड बाय हेलोजेंस हाइड्रोजन ऑल्सो नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो अगली सिमिलैरिटी क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों जब अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब ये अल्कली मेटल हेलोजन के साथ कंबाइन होता है, जो अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी ये डिस्कस की है, इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस की है, तो देखें NH जब Cl के साथ अटैच्ड होता है तो ये NaCl बना देता है जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह से पोटेशियम जब ब्रोमीन के साथ अटैच होता है तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड बना देता है जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह से हाइड्रोजन जब Na के साथ मिलता है तो ये NaH बना देता है जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हमें कह सकते हैं बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस फॉर्म स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स विद अल्कली मेटल्स। उसके बाद अगली सिमिलैरिटी क्या है? हेलोजेंस और हाइड्रोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम इक्वेशंस में देखें तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फ्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। इसी तरह से क्लोरीन भी नेगेटिव आयन बनाता है और आयोडीन भी नेगेटिव आयन बनाता है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर नेगेटिव आयंस बनाता है। तो ये इनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल जाए। तो हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में ग्रुप 7A के साथ 4 सिमिलैरिटीज को डिस्कस कर लिया। तो अब हम इनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है जबकि हेलोजेंस रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होता है और ये इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयंस भी बनाता है। जबकि हेलोजेंस के केस में हेलोजेंस ऐसा नहीं करते। हेलोजेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी डोनेट नहीं करते किसी को भी। चूंकि हमें पता है कि हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से रिमूव नहीं करते हैं, चूंकि ये नॉन मेटल्स भी हैं तो इस वजह से ये इनका एक डिफरेंस है। तो ग्रुप 7A के साथ अगला डिफरेंस है कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्म्स वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स व्हाइल हेलोजेंस लैक दिस प्रॉपर्टी। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है,
लेकिन अगर हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन की एग्जांपल्स देखें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स लेते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इनको रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ बनता है, और वाटर जो कि हमें पता है हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से ये यहाँ पर इसने रिजल्ट में जो कंपाउंड बनाया है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाया है। एक और इक्वेशन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, जो कि ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर जितना स्टेबल नहीं है लेकिन ये भी काफी हद तक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो अब हम चलते हैं हेलोजेंस की तरफ। जब हेलोजेंस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे फ्लोरीन के केस में जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इस तरह से क्लोरीन के केस में जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है, और क्लोरीन ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये भी वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये इनका एक डिफरेंस हमें पता चल गया। ओके, तो हमने दो डिफरेंसेस भी यहाँ पर देख लिए। तो अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को ग्रुप 4A के मेंबर्स के साथ। तो इसमें भी हम सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहली सिमिलैरिटी में हम देखेंगे कि ग्रुप 4A के सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड होता है और हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो भी हाफ फिल्ड होता है। तो अब हम ये किस तरह से कह सकते हैं, देखें सबसे पहला एलिमेंट जो क्या है कार्बन। कार्बन को अगर हम देखें कार्बन की एग्जांपल में तो इसके वैलेंस शेल में देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 8, लेकिन इसके अभी कितने मौजूद हैं 4, तो हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आधे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी मौजूद हैं और आधे इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको और मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हाफ फिल्ड है। दूसरी तरफ अगर हम देखें हाइड्रोजन के केस में तो हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से मौजूद होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या होगा 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास है और आधे इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसको हम हाफ फिल्ड कहेंगे। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी है इनकी। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन और ग्रुप 4A के सारे एलिमेंट्स जब भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। तो कार्बन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कौन से हैं, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4 क्लोरीन के साथ और ये कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन की बात करें तो वाटर के अंदर अगर हम देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी तरह से हाइड्रोजन जब अपना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है तो ये अपना भी जो मॉलिक्यूल बनाता है इसके अंदर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये इनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी हमारे पास पता चल गई। तो अब अगली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑल्सो पोजेस रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट जरा समझने वाला पॉइंट है। तो हम देखते हैं ग्रुप 4A के सारे एलिमेंट्स जिनमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और इस तरह से सारे एलिमेंट्स शामिल है, ये जब भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये उस मॉलिक्यूल की रिडक्शन करते हैं। और हाइड्रोजन भी उस मॉलिक्यूल की रिडक्शन करता है जिस भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये दोनों की एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब ये रिडक्शन कैसे करता है इसको हम एक केमिकल इक्वेशन से देखते हैं, रिएक्शन हम देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। कार्बन के लिए भी हम रिएक्शन देख लेते हैं और हाइड्रोजन के लिए भी हम रिएक्शन देख लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बन को देखें, जब हम टिन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर टिन सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनकर निकल जाती है। तो अब देखें यहाँ हुआ क्या है, रिएक्टेंट्स में देखें टिन ऑक्साइड है हमारे पास, अब ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास टिन अलग हो गया है, इससे ऑक्सीजन निकल गई है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने उस मॉलिक्यूल की रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन की और इसलिए कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन को देखें, जब हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड से तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कॉपर से ले लेता है और ऑक्सीजन कॉपर से लेने का मतलब है कि कॉपर की रिडक्शन हो गई है और हाइड्रोजन ने खुद की ऑक्सीडेशन कर ली है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी देखें हाइड्रोजन में और इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स में सेम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही अगले मॉलिक्यूल की जिससे रिएक्ट करते हैं
उसको रिड्यूस करते हैं, उसकी रिडक्शन करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमने टोटल 3 सिमिलैरिटीज डिस्कस कर ली हाइड्रोजन की ग्रुप 4a के साथ। तो अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस है कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स व्हेन देयर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर while hydrogen does not form such compounds। मतलब क्या हुआ, जब भी सिलिकॉन या कार्बन इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं और जब ये एलिमेंट अपने जैसे और एटम्स के साथ मिलता है तो ये लॉन्ग चेन्स बनाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन जब कार्बन के साथ मिलता है तो ये सिंगल बॉन्ड से भी मिल सकता है, डबल बॉन्ड से भी मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी मिल सकता है, और उसके बाद भी इसके पास एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है। तो ये क्या करता है, ये इसी तरह से लॉन्ग चेन्स बनाता चला जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। जबकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए ये अपने जैसे एक और एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो दोनों एक एक बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, और ये इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और ये और बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता। तो ये था एक डिफरेंस। तो अगले डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि दो कार्बन एटम का मॉलिक्यूल इस तरह से डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह हमने दो डिफरेंसेस ये डिस्कस कर लिए हाइड्रोजन के ग्रुप 4a के एलिमेंट्स के साथ। तो अब कंक्लूजन क्या है, आखिर हम हाइड्रोजन को किस ग्रुप के ऊपर प्लेस करें। हमने इतनी ज्यादा डिस्कशन की, सिमिलैरिटीज देखें, डिफरेंसेस देखें, तो अब रिजल्ट क्या निकला है, आखिर हम कहाँ हाइड्रोजन को प्लेस करें। तो दर हकीकत हाइड्रोजन एक पीरियोडिक टेबल का यूनिक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं करती पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो दिस इज द फैक्ट दैट हाइड्रोजन इज अ यूनिक एलिमेंट whose properties do not match exactly with any of the groups in periodic table। तीनों ग्रुप्स के साथ हमने देखा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पार्शली रिजेंबल कर रही थी, लेकिन हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम वैलेंस शेल की बेसिस पर देखें तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट का मतलब है जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। और अगर हम जितने भी ग्रुप्स हमने डिस्कस किए, तीनों ग्रुप्स, इनके एलिमेंट्स के वैलेंस शेल्स को देखें तो ग्रुप 1a के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप 4a के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 7a के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी वजह से मोनोवैलेंट बिहेवियर की वजह से हाइड्रोजन के हम इसको यूजुअली ग्रुप 1a के ऊपर प्लेस कर देते हैं, लेकिन ये इसकी परफेक्ट पोजीशन नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी पोजीशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो इसी वजह से हम हाइड्रोजन को यहाँ टॉप पर ग्रुप 1a के टॉप पर प्लेस कर दें। तो हम कह सकते हैं however due to partial resemblance in the properties of alkali metals and monovalent nature hydrogen is usually placed at the top of elements in group 1a। और इसी के साथ हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1a के एलिमेंट्स के टॉप पर प्लेस कर दिया है।